होगी महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी विधायकों के सख्त कदम की, राहुल गांधी के मोदी पर बड़े हमले की। देखेंगे यूपी में अब किस मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद, सरकार के खिलाफ क्या है किसानों की रणनीति, जानेंगे क्यों छात्रों के आंदोलन से घबराई नीतीश सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के किसान 22 दिसंबर को करेंगे महापंचायत, मंगोलपुर कला गांव में रखी गई है महापंचायत। हेमा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने पर केरल सरकार का बयान, कहा हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मंत्रिमंडल का विस्तार, राज्यपाल ने दिलाई 4 मंत्रियों को शपथ। विश्व चेस चैंपियनशिप में लगातार 7वीं बाजी भी हुई ड्रॉ, 10 गेम के बाद विश्व चैंपियन डिंग लिरेन और भारत के डी गुकेश 5-5 अंक के साथ बराबरी पर। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र शुरू हो गया है। 7 से 9 दिसंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र में विधायकों की शपथ के अलावा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना है। पहले दिन सिर्फ विधायकों को शपथ दिलाई जानी थी, लेकिन ये शपथ कार्यक्रम भी विवादों में आ गया। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने शपथ कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, तो क्या विपक्ष के विधायक शपथ लेने को नहीं है तैयार? देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया। आज सभी 288 नए विधायकों को शपथ लेनी थी, लेकिन मात्र 173 विधायकों ने ही शपथ ली। 115 विधायकों को शपथ लेना बाकी है, इनमें ज्यादातर विपक्ष के हैं। इससे पहले सुबह शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने ऐलान कर दिया था कि हमारे विधायकों ने आज शपथ नहीं ली। अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन कहीं भी लोगों ने इस जीत का जश्न नहीं बनाया। हमें ईवीएम पर शक है। एनसीपी एसपी के नेता जितेंद्र आवाड ने कहा कि आज हमारे विधायकों ने शपथ नहीं ली। इसका कारण ये था कि मारकड़वाड़ी के लोग विधानसभा चुनाव के लिए बैलेट पेपर से मतदान चाहते थे और प्रशासन ने ये मांग नहीं मानी। लोगों को ये तय करने का अधिकार है कि वो कैसे मतदान करना चाहते हैं। क्या अपनी राजनीतिक जागरूकता दिखाना गलत है? कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी जितेंद्र आव्हाड की बात का समर्थन करते हुए कहा कि अगर ईवीएम में कोई समस्या नहीं है तो मारकड़वाड़ी गांव में रीपोलिंग कराने में क्या समस्या है? पूरा गांव इसकी मांग कर रहा है। हम मारकड़वाड़ी गांव के लोगों के साथ हैं। दरअसल सोलापुर जिले की मालसिरस विधानसभा सीट से एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार उत्तम राव जांगर ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के राम सातपुते को हराया था, लेकिन जांगर अपने गांव मारकड़वाड़ी में हार गए थे। ईवीएम के आंकड़े के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी को 1003 वोट मिले हैं और एनसीपी प्रत्याशी को 843 वोट मिले, जबकि गांव वालों का दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी को 100 से 150 वोट से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने खर्च पर बैलेट पेपर से मतदान कराने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी और बैलेट से वोटिंग कराने की तैयारी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। और इसी के विरोध में महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने पहले दिन शपथ नहीं ली, लेकिन ये साफ कर दिया कि 10 दिसंबर को वो शपथ लेंगे। विपक्ष ईवीएम के मुद्दे को अब जनता के बीच लेकर जाने की तैयारी कर चुका है, तो मोदी सरकार की नीतियों पर विपक्ष अब सख्त रुख अपना रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के हित की चिंता करती है, आम जनता पर टैक्स का बोझ लादा जा रहा है। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए रिपोर्ट। रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर मित्रों की सरकार होने का आरोप तो लगाते ही हैं, साथ ही जनता को लूट कर उद्योगपतियों की जेबें भरने का भी आरोप लगाते हैं। और अब एक बार फिर राहुल ने अपनी बात दोहराते हुए एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए संकेत दिए कि केंद्र सरकार जीएसटी स्लैब बढ़ाने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक तस्वीर साझा की है। उस तस्वीर पर लिखा है, अरबपति मालामाल तो जनता बेहाल क्यों। इसके अलावा राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा, पूंजीपतियों को छूट और आम लोगों से लूट का एक और उदाहरण देखिए। एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स के मुकाबले इनकम टैक्स लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार गब्बर सिंह टैक्स से और ज्यादा वसूली की तैयारी कर रही है। सुनने में आ रहा है कि जीएसटी से लगातार बढ़ती वसूली के बीच सरकार एक नया टैक्स स्लैब पेश करने जा रही है। आपकी जरूरत की चीजों पर जीएसटी बढ़ाने की योजना है। जरा सोचिए, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, लोग कब से पाई जोड़कर पैसे इकट्ठा कर रहे होंगे और सरकार इसी बीच 1500 से ऊपर के कपड़ों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% करने जा रही है। ये घोर अन्याय है।
अरबपतियों को टैक्स में छूट देने और उनके बड़े से बड़े कर्ज माफ करने के लिए गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मेहनत की कमाई को टैक्स द्वारा लूटा जा रहा है। हमारी लड़ाई इसी अन्याय के खिलाफ है। आम लोगों पर पड़ रही टैक्स की मार के खिलाफ हम मजबूती से आवाज उठाएंगे और इस लूट को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। बता दें कि कांग्रेस नेता ने अपने पोस्ट के आखिर में कहा कि पार्टी आम लोगों पर टैक्स के बोझ को कम करने और इस लूट को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी। राहुल गांधी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब जीएसटी और टैक्स की बढ़ती दरों को लेकर जनता में असंतोष बढ़ रहा है। जनता परेशान है, लेकिन मोदी सरकार को सिर्फ चुनावों की चिंता रहती है और चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति पर बीजेपी का जोर रहता है। मंदिर मस्जिद विवाद लगातार उछाले जा रहे हैं। संबल बदायूं के बाद अब जौनपुर की मस्जिद हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गई है। दूसरी तरफ वर्शिप एक्ट पर सवालों में है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बीते कुछ वक्त से देश के अलग अलग कोने में धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद देखा जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई। वहीं इस कानून के समर्थन में जमीयत उलेमा-ए हिंद ने याचिका लगाई है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को सुनवाई तय कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन की स्पेशल बेंच दोपहर 3:30 बजे इस मामले पर सुनवाई करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर से नया मामला सामने आया है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिला कोर्ट के अटाला मस्जिद के पुनरीक्षण के फैसले को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट को ये तय करना है कि जौनपुर की जिला अदालत में इस मुकदमे की सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। दरअसल जिला कोर्ट में स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की तरफ से दावा किया गया कि अटाला मस्जिद की जगह पर मंदिर हुआ करता था। उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर वहां पूजा अर्चना का अधिकार मांगा है, जिस पर कोर्ट ने मस्जिद की जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट का रुख किया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि जौनपुर जिला जज ने 12 अगस्त को अपने आदेश में मुकदमे को सुनवाई योग्य माना था और अब वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट से इन दोनों ही आदेशों को रद्द करने और अंतिम फैसला आने तक इन पर रोक लगाने की अपील की है। मामले में 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्वराज वाहिनी एसोसिएशन से उनके दावे पर जवाब मांगा है। एक के बाद एक लगातार उठ रहे इन विवादों ने देश के धार्मिक सौहार्द को लेकर चिंता खड़ी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ही मस्जिदों पर लगातार उठते सवालों पर अब विराम लग पाएगा। तो किसान आंदोलन पर क्यों विराम लगेगा, ये सरकार को तय करना है। सरकार किसानों से ना बात कर रही है और ना ही उनकी मांगों को मान रही है। तो क्या है किसानों की डिमांड और आंदोलन को लेकर क्या है रणनीति, देखिए रिपोर्ट। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। बीते दिन ही किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की तो वो दिल्ली कूच करेंगे और अब तक सरकार ने किसानों से बात नहीं की है। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर 101 किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दिल्ली कूच करने वाला है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कोई भी बात करने नहीं आया है। केंद्र ने किसानों और मजदूरों से बात न करने का मन बना लिया है। वो हमें रोकने के लिए बल प्रयोग कर रहे हैं। हमारे 101 किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगा। हरियाणा पुलिस के बल प्रयोग से हमारे किसान घायल हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसानों पर इस हमले से मोदी सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। उधर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन आज 12वें दिन भी जारी रहा। वहीं ग्रेटर नोएडा में किसान परी चौक पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर नारेबाजी भी की। इस दौरान पुलिस ने किसान एकता संघ और अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में 30 संगठन शामिल हुए। इस बैठक में फैसला लिया गया कि डर के माहौल को तुरंत समाप्त किया जाए। ऐसे में मोदी सरकार किसानों से घबराती हुई दिखाई दे रही है। किसान अब एक बार फिर दिल्ली की कूच की तैयारी में है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली जाकर ही रहेंगे। किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण है। ऐसे में सवाल हरियाणा सरकार पर भी है, जो किसानों को पैदल मार्च की इजाजत भी नहीं दे रही है। वैसे सवालों में बिहार की नीतीश सरकार भी आ गई है, लेकिन छात्रों के आंदोलन के आगे जल्दी ही उसने घुटने टेक दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में छात्रों के आंदोलन से नीतीश सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जिसके बाद छात्रों का आंदोलन तो शांत हो गया। लेकिन आयोग का ये दावा कि नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रस्ताव था ही नहीं, ये अफवाह कोचिंग संस्थानों की तरफ से फैलाई गई है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होना था तो ये परीक्षा 2 पालियों में करवाई ही क्यों जा रही है। क्या आयोग की आंखें अब खुली हैं जब पिछले 12 घंटे से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं?
बता दें कि छात्र बीपीएससी परीक्षा में 1 डे 1 शिफ्ट की मांग करते हुए नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने यहां तक कि उन पर लाठीचार्ज किया, जिसे लेकर बिहार की एनडीए सरकार की काफी किरकिरी भी हुई। और इस बीच छात्र नेता दिलीप कुमार की गिरफ्तारी के दावे किए जा रहे हैं, जिसे लेकर छात्र फिर भड़क गए हैं और नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनकी रिहाई नहीं की गई तो बिहार से लेकर दिल्ली तक आंदोलन छिड़ जाएगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग देने वाले मशहूर शिक्षाविद खान सर की गिरफ्तारी की खबरों को खारिज करते हुए बिहार पुलिस की तरफ से भी सफाई आई है। पुलिस का दावा है कि खान सर खुद गर्दनीबाग थाने गए थे, जहां उन्होंने प्रशासन से छात्रों के मसले को समझने की अपील की। इसके साथ ही पुलिस ने चेतावनी भी जारी की है कि जो कोई भी भड़काऊ पोस्ट या गलत जानकारी फैलाएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। बता दें कि खान सर ने छात्रों के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबरें आने लगी थी। बहरहाल अब छात्रों ने फिर आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दे दी है, जिससे प्रदेश की एनडीए सरकार टेंशन में नजर आ रही है। छात्रों के आगे सरकार एक दिन भी नहीं टिक पाई, तुरंत ही सरेंडर कर दिया। लेकिन छात्र अभी भी नाराज दिख रहे हैं, खास तौर पर पुलिस की कार्रवाई के चलते। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू समुदाय और मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और पीएम मोहम्मद यूनुस आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, उसे लेकर भी भारत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और अब एक और हिंदू मंदिर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा जारी है। हालात सामान्य होते नहीं दिखाई दे रहे और इस्कॉन भी निशाने पर है। इस बीच कट्टरपंथियों ने इस्कॉन मंदिर पर हमला किया। बताया जा रहा है कि पहले मंदिर में तोड़फोड़ की गई, इसके बाद भीड़ ने देवताओं की मूर्तियों को और मंदिर को फूंक दिया, जिससे मंदिर के अंदर सब कुछ राख हो गया। जानकारी के मुताबिक हमला इस्कॉन नमहट्टा मंदिर पर किया गया था। इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं इस मामले के बाद अब एक बार फिर हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि कट्टरपंथी लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और मोहम्मद यूनुस मूक दर्शक बने रहते हैं। इस खबर की जानकारी कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि मंदिर की टीन की छत हटा दी गई और मूर्तियों पर पेट्रोल डाला गया, मंदिर को फूंक दिया गया। एक हफ्ते पहले इस्कॉन नमहट्टा केंद्र को मुस्लिम भीड़ ने जबरन बंद करा दिया था। चिन्मय कृष्ण दास प्रभु और उनके सहयोगियों की हाल ही में हुई गिरफ्तारी, इस्कॉन पर बैन लगाने की कोशिश और देशद्रोह के मामलों के जरिए हिंदू विरोध को दबाया जा रहा है। हिंदुओं का शोषण जारी है। बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में यूनुस सरकार फेल होती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में हिंसा थम नहीं रही है। वैसे कहा जा रहा है कि सरकार भी इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। सरकार अगर कोशिश करे तो हिंसा तुरंत थम सकती है। मोहम्मद यूनुस सवालों में है तो वहीं भारत में मोदी सरकार भी सवालों में है। 1.5 साल पहले पीएम मोदी अजीत पवार का भ्रष्टाचारी नंबर 1 बताते थे, लेकिन एनडीए के साथ आते ही अजीत पवार बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो गए हैं और अब तो अजीत की झोली भर दी गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है। 5 दिसंबर को डिप्टी सीएम की शपथ लेने के अगले दिन ही अजीत पवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। आयकर विभाग ने अजीत पवार की जब्त की गई संपत्ति को रिलीज कर दिया है। दिल्ली में बेनामी ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर संपत्ति जारी की गई है। दरअसल 3 साल पहले अजीत पवार, पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार की संपत्ति आयकर विभाग ने जब्त कर ली थी। अक्टूबर 2021 में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम के तहत 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी और अब कोर्ट के आदेश पर संपत्ति रिलीज कर दी गई है और जल्द ही अजीत पवार के परिवार को सौंप दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के एक दिन बाद ये खबर सामने आई है। ऐसे में विपक्ष हमलावर है। इस मामले पर कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन, सारे दाग साफ, काले कारनामे माफ। इस पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोई नई बात नहीं है, जो बीजेपी के साथ जाता है उसे क्लीन चिट मिल जाती है। वहीं संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार बीजेपी के साथ आए तो सब वॉशिंग मशीन से साफ हो गया, बीजेपी से हाथ मिलाओ तो सब साफ हो जाता है। विपक्ष का दावा है कि अजीत पवार को बीजेपी का साथ देने का तोहफा मिला है। ऐसे में अजीत पवार को राहत देकर बीजेपी खुद सवालों से घिर गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कहते हैं मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है, लेकिन किसी किसी के लिए ये करोड़ों का होता है।
वो उस मरे हाथी को बार बार जिंदा करके करोड़ों का बना लेते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सपा और कांग्रेस दोनों एक सी हैं और वो संबल मामले पर चुनावी फायदा लेना चाहती हैं। वैसे भी बहन जी का काम आपसे बड़ी पार्टी के ट्रबल शूटर का रह गया है, जिसका वो बड़ा लाभ लेती रहती है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।